कि पता नहीं आप घर जाके आज क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लग रहा है घर भागे और फटाफट अपना लैपटॉप खोलें और धड़ 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 बना दे। और कल से तो मैं पता नहीं क्या क्या करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा आप सबको नीचे लेके आऊँगा, ठीक है? क्या कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है धरातल पे आना ना, क्योंकि पता है मैं कैसे मिला। अभी जून में आईआईटी दिल्ली में एक सेशन था इसी का, AI इन हेल्थ की, तो मैंने रजिस्टर करा दिया 3,000 रुपये में, और मैं चला गया करने। सुबह सुबह 8 बजे जाके मैं हॉल में बैठ गया, सामने एक लड़का बैठा हुआ है, वाइट शर्ट टाई लगा के, चश्मा लगा के, और कुछ मोबाइल में फिडल कर रहा था। मुझे लगा आईआईटी का छोकरा होगा, प्रोफेसर होगा, पढ़ाएगा हमारे को। इसने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, मैं डॉक्टर हर्ष बयाना, आई एम ए पीडियाट्रिशियन फ्रॉम हिसार। मैंने कहा, है मैं पीडियाट्रिशियन से पढ़ने आया हूँ? मैं भी पीडियाट्रिशियन हूँ भाई, मैं डॉक्टर क्या पढ़ाएगा मेरे को। मैं चल आ गया तो आ गया अगले बंदे को। तो इसने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैं से इतना इतना इम्प्रेस हो गया, मैं दोबारा आया हूँ। सोचो कोई है दोबारा आने वाला इसमें, या कोई दोबारा वाले एक दो लोग हैं? चलो हाँ, तो मैं आज दोबारा आया। अच्छा वैसे मैं भी पीडियाट्रिशियन हूँ, बाई चांस आज थर्ड पीडियाट्रिशियन आपके सामने खड़ा हुआ है। तो हर्ष के साथ में आया था, तो मुझे लगा कि मैंने जो उसने बताया था उसका मैंने 10% करीब ग्रैब किया होगा, और जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ उससे भी मैं काफ़ी बदल गया। तो मैंने कहा दोबारा आता हूँ, तो लेट अस टॉक। पर मैं जो मेरा काम है, मेन काम है डॉक्टर्स को डराना, ठीक है? मैं 10 साल में 4,000 केस कर चुका हूँ एज ए मेडिकल लीगल के, और मेरी कोर्ट में सारे केसेस आते रहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आई ऑलवेज सी निगेटिव पार्ट ऑफ एवरीथिंग। तो ये मेरा काम है। पर आज हमने कहा चलो इस पर बात करते हैं, और जब मैंने बात करना शुरू करी तो मुझे लगा AI के जो रेगुलेशंस हैं, जितना आपको पता है उतना मुझे ही पता है, इससे किसी को नहीं पता। रीज़न है ही नहीं कुछ। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं है तो क्या करना चाहिए। पहले मैं अपने तीनों पैनलिस्ट को बोल रहा हूँ, सो सॉरी। डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ सर, एक बार ताली बजाइए सर के लिए, बहुत सीनियर सर्जन है, और ये हमारे ऑनर की बात है कि मैं सर के साथ खड़ा हूँ। और डॉक्टर कृष्ण राजभर कहाँ है सर? डॉक्टर कृष्ण इज ENT स्पेशलिस्ट एंड ही इज़ वर्किंग इन द अपोलो हॉस्पिटल एंड ही ऑल्सो मेडिको लीगल कंसल्टेंट। एंड डॉक्टर राजकुमार कितने हैं सर? सर प्लीज डू कम। ही इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड इज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ममता मेडिकल कॉलेज बिहार। तो आज बेसिकली अपन थोड़ा सा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया 40 मिनट, तो मुझे लगता है आप लोग झेल नहीं पाओगे हमें, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं, हल्के फुल्के में हो जाएगा तो बातें, कुछ आप बताना कुछ हम बताएंगे। एक बार फर्स्ट स्लाइड कर दिए प्लीज। हाँ जी, इसी से इसी। अब ये जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस था, जो आपको नट सेल में क्या था, जब मैंने ज्वाइन किया एज ए प्रेसिडेंट, तो हम लोग 10 से 15 केसेस हर महीने आते थे हमारे काउंसिल में मेडिकल नेग्लिजेंस के, और आज की डेट में 80 से 90 पर मंथ आ रहे हैं। मतलब इतना क्वांटम ऑफ जंप है लिटिगेशन इन सिर्फ एक काउंसिल में। पर सेकेंड लाइन इज मोर डेंजरस, मोर डेंजरस। लिटिगेंट्स आर मच बेटर प्रिपेयर्ड। शुरू में आते थे, एक प्लेन पेपर पे हाथ से लिखा होता था कि डॉक्टर ने मार दिया, डॉक्टर ने लापरवाही कर दी, डॉक्टर को टांग दो, खत्म। पर अब जो आते हैं केस लेकर के, पूरा एक वेल ड्राफ्टेड कंप्लेंट होती है, पीछे कोई कई बार डॉक्टर होता है, पीछे कोई लॉयर होता है। आपको लॉ का नहीं पता, उनको लॉ का सारा पता होता है। तीसरी पॉइंट है एथिकल वायलेशंस, बहुत कॉमन है, MCA कोड उसके में बात करेंगे। और फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, अब लाखों में नहीं करोड़ों में बात होती है। MACT एक्ट लगता है, सब्जेक्टिविटी बहुत हाई है, जरा सी गलती करोगे करोड़ों में जाता है सीधा। हाँ इतना छोटा सा बच्चा था जी, अभी क्या करेगा जी, इमोशनल फैक्टर आते हैं। तो जजेस में सब्जेक्टिव बायस बहुत होती है। 4 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा बिफोर वेंचरिंग इन समथिंग न्यू। अब MCA कोड ऑफ एथिक्स 2002, इस हॉल में कितने लोगों ने पढ़ा है? प्लीज हैंड रेज करें। इस हॉल में कितने लोगों ने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा। इस एक्ट को आए, एथिक्स को 2002 में आया था, 23 साल हो गए। और ये क्या है पता है? ये हमारी डेली प्रैक्टिस को गवर्न करता है। हर चीज़ लिखी इसमें कि क्या डिग्री डिस्प्ले कर सकते हो, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे डिस्प्ले करना है। वायलेशन ऑफ MCA कोड ऑफ एथिक्स इज ए पनिशेबल ऑफेंस। 23 साल हो गए, हमें किसी को पता ही नहीं। पर जो केस करता है उसको पढ़ के आता है पहले। ये तो मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो लिखा हुआ है, नहीं क्या लिखा हुआ है मेडिकल लॉ। अभी आप जाके, मैं कल आपको मैंने मेडिकल लॉ पे बोलना है, आप सर्च कर लो मेडिकल लॉ, जैसे इंडिया में कोई चीज है ही नहीं, कहीं कुछ नहीं लिखा। 60 साल पहले परमंद कटारा केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसमें एक एक्सीडेंट विक्टिम के बारे में था। कोर्ट ने कहा था कि इन इमरजेंसी यू कैन नॉट रिफ्यूज इमरजेंसी पेशेंट, लिखा है हर जगह।
मतलब मेरे पीडियाट्रिशियन की क्लिनिक पे अगर कोई शॉक में आ जाए, एमआई का पेशेंट है, मुझे उसको स्टेबलाइज करना है, लिखा हुआ है 60 साल पहले कोर्ट ने लिखा था, टिल गवर्नमेंट मेक्स लॉ वी आर पासिंग ए जजमेंट। 60 सालों कोई जजमेंट आज तक नहीं आया, गवर्नमेंट का लॉ नहीं आया, आज भी डॉक्टर फंस जाते हैं। तो ये जो चीज़ों को अनरिटन है उनके बारे में नहीं पता, रिटर्न के छोड़। अब दे आर सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन अनजान। ये भी स्लाइड है मैंने बैठे बैठे बनाई सारी, मैंने जो बना के लाया सारी हटा दी। मैंने कहा ये तो कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं, थ्योरी सारी मैं ये बैठ के बनाई स्लाइड सारी। अब अनआंसर्ड क्वेश्चंस, अनचार्टेड टेरिटरीज बहुत सारी हैं। जीनोमिक्स आ रहा है, सरोगेसी आ गई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, इनके बारे में कुछ पता नहीं। 23 साल पहले चीज़ें कहाँ थी? ना इंटरनेट था, ना कुछ था, गूगल नहीं था, अब हम यही की बातें कर रहे हैं। हमारे लॉ 23 साल पहले बने, उसका अपडेट नहीं हुआ आज तक, और वो भी हमें नहीं पता। जब 23 साल में लॉ अपडेट नहीं हुए तो आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से यही पे बना देगी? कैसे लगता है? हेलो, हाँ ठीक है। तो माई प्रॉब्लम इज दैट कि इस देश में ऐसे चलता है सब कुछ। 60 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रूल, आज तक आपने नहीं बनाए। 23 साल से आपने अपडेट नहीं किया, 23 साल में दुनिया बदल गई। अगर आज कोई डॉक्टर फंस जाता है किसी चीज़ में तो कोई रूल ही नहीं है। और जब रूल नहीं होते, तो सब्जेक्टिविटी मैटर करती है। तो इफ इट इज ब्लैक एंड व्हाइट इज ब्लैक एंड व्हाइट, इफ इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इफ इट इज ग्रे देन व्हाट मैटर्स? ग्रे मैटर, योर कॉमन सेंस। अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज ग्रे। अब सब्जेक्टिविटी में हमें नहीं पता हमें क्या, अभी एआई के बारे में इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आप एआई की छोड़ो, मैं करूँ 23 साल में बहुत कुछ नहीं लिखा। मैं कल को कुछ कर दूं तो मेरा डिफेंस क्या है? कर तो दिया मैंने पेशेंट के भला सोच करके, उसका अच्छा रहा, पर मेरा डिफेंस क्या है? कहीं लिखा ही नहीं है। अब लिखा नहीं तो डिसाइड कौन करेगा? जज करेगा, जज का डिस्क्रिप्शन है भाई, उसकी मर्जी है, उसको चैलेंज कौन करेगा? तो ये सारी बातें शुरू में हमें बात करके चलनी पड़ती है, तो हम जाके अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अब अगर लॉस की बात करें, कुछ है कहीं क्या? मैंने सर्च किया, अब ये सीन है ग्लोबल में, कुछ ईयू के हैं, कुछ यूएसए है, कनाडा है, कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश करी है, पर सब पीस मिल है, किसी का भी कुछ है नहीं। मतलब पैची वर्क है, इवॉल्विंग है, क्योंकि इतना फास्ट बढ़ रहा है, वो लोग भी कैचअप नहीं कर। हमारे कंट्री में भी कुछ नहीं है, कुछ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह के बारे में कुछ पैनलिस्ट से पूछूंगा, बताएंगे आपको क्या क्या है, पर अभी कुछ है नहीं। मान के चलो टोटल फ्लूड है, और एक्सपेक्टेड भी है। जब इतना कुछ नहीं हो इतने सालों से, तो क्या हो जाएगा? पर मैटर क्यों करता है, हमें क्यों होना चाहिए भाई? आप करो ना करो, पेशेंट तो बढ़ के आएगा ही। अगर मैंने एआई बेस, उसने कोई चीज़ बढ़ के आई, मैंने नहीं करी, तो बोलेगा सर आपको नहीं पता, या मैंने कर दी तो बोलेगा आपने गलत कर दी। तो वाइट मैटर्स। अब रैपिड एआई अडॉप्शन हो रहा है, लीगल सेफगार्ड है ही नहीं, क्या करेंगे? अगर मेडिको लीगल डिलेमा है, अगर हु रिस्पॉन्सिबल फॉर एआई एरर्स? एरर तो होंगी ही होंगी, आप देख ही रहे हो, आपको क्या पता? एंड अबाउट डाटा प्राइवेसी, अपने पेशेंट का डेटा डाल दिया, उनके किसी थर्ड पार्टी के पास चला गया, कल को उसने लीक कर दिया, क्रिमिनल ऑफेंस है ये, केस हो जाते हैं। अब वेस्टर्न जो कंट्री के एल्गोरिथम हम यूज़ कर रहे हैं, कि हमारी पॉपुलेशन में वो एप्लीकेबल है कि नहीं? उनका मेथड है, हमारा मेथड अलग है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव से हमने आज ही पैनल डिस्कशन रखा है। मेरे पास 3 हमारे लर्नेड पैनलिस्ट हैं, एक एक करके सवाल पूछ लेंगे, फिर आपके ले लेंगे, शॉर्ट में कर लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टू एक्सप्लोर करंट लॉज, गैप्स एंड ग्लोबल कंपेरिजन एज पर इंडिया इज कंसर्न, राइट? व्हाट आर आवर मेडिको लीगल ऑब्लिगेशन एंड चैलेंजेस, एंड फ्यूचर रेडी हम लोग क्या कर सकते हैं। ये 2 थॉट मेरे दिमाग में आए, अभी चलते रास्ते में आए थे। मैंने कहा कि लेट अस, हर्ष ने कहा कि इस जो एआई की फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, मुझे लगता है फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर, इट्स नॉट अबाउट फ्यूचर। जिस फ्यूचर कर रहे हैं, आई थिंक बहुत से लोग, अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें, बहुत से कंट्री फ्यूचर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक ये सिनारियो है, बताइए क्या करेंगे आप? A 30-year female comes to hospital with the complaint of chronic fatigue. You run all the tests, they become normal. But AI says there is a possibility of rare leukemia. Bone marrow transplant करेंगे नहीं करेंगे? चलो सेकंड एक और सिनेरियो सीन लेते हैं। A 45-year-old male comes to emergency at 2 a.m. with घबराहट, ठीक है? Your all reports are normal. Your AI run through, and it says 60% possibility of he might develop MI next 12 hours. अब आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कन्वेंशनली आपको कोई इंटरवीन नहीं करना, पर एआई कहते करना है। आप उसको घर भेज दो, उसको कुछ हो गया तो फंस गए। ये सारे सवाल आएंगे बाद में, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन मेरा पैनलिस्ट में, डॉक्टर आप लेंगे? कृष्ण जी,
फर्स्ट क्वेश्चन सर है कि जो हमारे इंडिया में लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, जो अभी मैं बात कर रहा था, कहाँ स्टैंड करते हैं हम लोग एज कम्पेयर टू ग्लोबल सिनारियो? और प्रैक्टिकली अगर हम आज करना शुरू कर दें, इज देयर एनी लॉ व्हिच प्रोटेक्ट्स मी? अगर मैं करता हूँ गलती हो जाती है, मैं तो पेशेंट के भले के लिए कर रहा हूँ। व्हाट इज सर? So good evening, everyone. So regarding legal and regulatory framework, these IT Act, DISHA Act, telemedicine guidelines, DPDP, we most of us are doing telemedicine for a longer time. Regarding telemedicine, I have done 1.5 lakh consultation till now. ओवर द टाइम हमें रियलाइज हुआ कि टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस में बहुत सारे ड्रॉबैक हैं. दिस सेशन इज बियॉन्ड द कि हम इसमें डिस्कस करें, बट रिगार्डिंग आईटी एक्ट, डिशा एक्ट ने पेशेंट प्राइवेसी के बारे में बात किया, आईटी एक्ट ने डाटा प्राइवेसी के बारे में बात किया. सो दीज ऑल थिंग्स are trying to address some aspect, we can say that some aspect of a part of the whole issue, but they are not specifically targeting or specifically addressing the AI related issue. One thing is ki AI is changing at a larger pace. Every 2-3 months new model is coming, every model is associated with a new issue. So I don't think these act in toto or in a single act is able to address the issues associated with use of AI in healthcare. So this मतलब is my कहने का stand. मतलब ये कि हमारे पास बहुत सारे एक्ट जो मैंने कहा पैच वर्क होते हैं और जो इवॉल्विंग है, पर इनमें से किसी ने कभी भी एआई के बारे में नहीं सोचा. प्रोबेबली दे वर ऑल डिजाइन बिफोर द एआई एक्चुअली केम इनटू बीइंग एज ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, राइट? तो अभी तो पुराने इश्यूज पहले तो वो बनाए लॉस को पुरानों के एआई में, उसकी इंपॉर्टेंट हम तो पढ़ें. जैसे आज सीन था कि मैं मेरे जो लेक्चर होते हैं इसमें, अभी मेरा उस दिन अपोलो में था सैटरडे को, 200-250 डॉक्टर बैठे थे. सेम क्वेश्चन आई पोस्ट की कितनों ने एमसीए एक्ट पढ़ा हुआ है? 2 या 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया. अब सीन ये भी है कि बनाना एक अलग चीज़ है, लोगों तक पहुंचाना एक अलग चीज़ है. तो प्लीज़ आज कम से कम एक बात जरूर करना, आप चैट जीपीटी करो ना करो, गूगल करके एमसीए एक्ट जरूर पढ़ लेना. अब ये बताओ सर, अगर हमने एआई की मदद से कोई डायग्नोसिस बना ली सर, डॉक्टर सुरेश, ठीक है, और उसके बेस पे मैंने अपना ट्रीटमेंट कर दिया, आप ले रहे हो, अच्छा ठीक है. और या जैसे मैंने 2 क्वेश्चंस दिखाए थे, दोनों प्रिडिक्टिव थे कि आपने एआई में प्रिडिक्ट कर लिया, अदरवाइज वो नॉर्मल कन्वेंशनल प्रिडिक्टिव नहीं है, और मैं उसके बेस पे एक्शन ले लेता हूँ. तो हाउ रिस्पॉन्सिबल आई एम फॉर दैट समथिंग गोज रॉन्ग? Actually, what I feel is AI is just a tool, and all this medical fraternity is using the tools. Not this AI is just a new tools, and even if any tools you are using, ultimately you are responsible persons. Even you are doing CBC and something wrong reports are there, you have to use your own brain, and you have to think that what is the specificity, what is the sensitivity, and you are the final persons to decide whether to take the help of this report, whether this report is going to help you and how this is going to help you in your clinical decisions. It's your judgment, and ultimately you are responsible. You have to take the consent, you have to explain everything, but there is always a gray area whenever you are treating, and there is nothing to worry because I'm a clinician, and these people are more of legal fields, but as a clinician, what I feel now, if you are doing a law of natural justice, if you are just following the simple legal and ethical things like what you must should do, what act of commission or omissions, if you are, these things are there in mind, you can use any AI tools, uh, uh, but it should not be like that, it is not verified, it is you are using for the first times, and you should always explain your patients have a consent, then you can use it. You explain that there is positive and negative things out of all these AI tools. मुझे लगता है एआई को ना इतना बड़ा देखो, एआई क्या है? एक्सरे भी तो एआई था पहले भाई. आपने आप अंदर झांक सकते, एक्सरे ने बता दिया आपको. सीबीसी भी एक तरह का एआई था, उसने आपको बता दिया ब्लड के अंदर क्या हो रहा है. अब वो जो डायग्नोस्टिक टूल्स थे हमारे, उसको भी तो हम अल्टीमेटली डॉक्टर डिसीजन लेता है ना. तो एवरीथिंग कम्स ऑन मी. तो ये मान लीजिए आपके टूल्स बढ़ गए, वो दीज टूल्स वी आर ऑलवेज यूजिंग, तो अल्टीमेटली कोई भी टूल होगा, जिम्मेवारी आपकी होती है. अब आपको देखना है कितना सेफ चलना है, कितना कॉन्फिडेंट है. मैं तो हमेशा कहता हूँ सेव योर सेल्फ फर्स्ट देन सेव योर पेशेंट. उल्टा मत करिए, हीरो बनने की जरूरत नहीं होती है कई जगह, पर अपने आप को बिल्कुल बचा के चलना है. पर अल्टीमेटली जो भी आप लिख रहे हो, इवन कोई व्हाट्सएप का सवाल था किसी का, व्हाट्सएप पे लिख रहे हो, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी पूरी. आप मत जवाब दो, आपकी मर्जी, पर आपने जवाब दे दिया, इट कैन लैंड यू इन ट्रबल इफ समथिंग गोज रॉन्ग.
तो इन जितने भी डायग्नोस्टिक टूल प्रोडक्टिव टूल है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल। कुछ कह रहे सर वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि आप कोई भी टूल यूज करो, यू आर यूजिंग एनी टूल, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए कि एक तो बेसिक्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब जो भी लॉ नहीं आया वो अलग बात है, लॉ आने में टाइम लगेगा एंड आर कंट्री इज फार बिहाइंड वेस्टर्न वर्ल्ड, तो वो लेट आएगा, बट एटलीस्ट जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी लॉ है वो आप फॉलो करो। दूसरा चीज बेसिक केयर लेना है, कंसेंट आपको लेना है। मेनी ऑफ द सर्जन्स आर नॉट, इफ दे आर यूजिंग एनी ऑफ द एआई टूल इन डायग्नोसिस और मैनेजमेंट और एनी सर्जिकल प्लानिंग, दे आर मेंशनिंग दिस इन अ कंसेंट, तो ये आपको मेंशन करना है। मतलब बेसिक्स पे आप रॉन्ग हो गए तो इन द कोड ऑफ लॉ कोई बचा नहीं पाएगा आपको। बेसिक्स स्ट्रांग रखो एंड यू आर यूजिंग, ठीक है प्लस माइनस होता है, इवन इफ यू आर यूजिंग सम मिसहैप्स हैपन, काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो यू विल नेवर बी इन अ ट्रबल। ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि अगर आप कुछ भी करते हो तो आपको अगर पेशेंट को प्रॉपर इन्फॉर्म करो, उसको प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं, उसका कंसर्न लेकर के आप बताओ कि उसकी लिमिटेशन भी बताइए। जैसे आपका इन्फॉर्म वैलिड कंसर्न में इन्फॉर्म कंसर्न 5 चीज़ें होती हैं, उसमें किसी भी प्रोसीजर का आप बात करते हो उसमें एक चीज़ फर्स्ट नंबर की चीज़ होती है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या, उसका निगेटिव आउटकम। आप दोनों चीज़ें बताइए, लेट पेशेंट डिसाइड। आपको फाइनल डिसीजन खुद नहीं लेना, उसको बताना है, वो डिसीजन ले सकता है कोई बात नहीं, पर हाइड कुछ नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन ओपन होना चाहिए। डॉक्टर सुरेश, कोई एग्जाम्पल? Good evening. At the outset, I thank Sandeep and Harsh and IMA, Gurgaon and Haryana, and Dr. Arun Gupta, whom I requested that I am the least knowledge person in this panel, and I might fumble because all these AI and other things are new. But what I later thought on, sir, मैं उस बात पे आ रहा हूँ, एक भूमिका बना रहा हूँ। ठीक ठीक। एक बात याद रखनी है सबको, और जिंदगी भर याद रखनी। A fool with a tool will always remain a fool. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास AI है, आपके पास रोबोट है, whatever latest gadgets you have for the diagnostics, for the treatment, therapeutics, all gadgets included. If you do not interpret and don't involve your brain and your decision making, all these things will take over. हाँ, एक हमारे एक्सपर्ट और बैठे, उनको भी मौका देना। सो रिसेंट एग्जाम्पल इज वन, बिकॉज विद द इंक्रीजिंग इंटरफेस बिटवीन AI and person, there was so much seduced, the patient was so much seduced and so much attached with AI. So he googled, he was on ChatGPT and he wanted to reduce salt. So ChatGPT advised that you switch from sodium chloride to sodium bromide. Yes. And this case was published in Annals of Medicine, I think, where the patient was brought into the emergency, and it was later revealed that it was bromide toxicity. Had the patient not reached the emergency department or emergency room of that hospital, ये कभी reveal नहीं होता. So the AI is not a replacement of human interface of a doctor for diagnosis and for the treatment. And somebody was asking in between when we are discussing that there should be a, sir आप ही तो पूछ रहे थे, there should be a disclaimer. हाँ। So that is very important, but now see, earlier in 2020 there were around 26% disclaimers. Now hardly 1 or 2% disclaimers. 2%. Hardly 2%. So this is very important, sir. This I could quote. आई थिंक AI कंपनीज जो है ना, ये हेल्थ को लेके इतना पुश कर रही है। मैंने रिसर्च किया मैंने 4-5 दिन पहले तक कि यूएस में एक भी कुछ स्टडी थी कुछ, वहाँ पे सेप्सिस को डायग्नोस करने के लिए AI यूज़ किया किसी जगह उन्होंने। Yes. तो इंस्ट्रक्टिव स्टडीज उसमें मालूम पड़ा कि इट वाज वेरी हेवायर, बहुत गड़बड़ निकला एंड लॉ सूट फॉल हो गया, वहाँ तो तुरंत हो जाता है लॉ सूट। अब अल्टीमेट है कि सबसे पहले पेशेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, उसमें पेशेंट को हार्म से भी हुए हैं। अब ये चीज़ें इतनी स्पीड से इवॉल्व हो रही है, तो हमारे देश में खासकर जो सर ये ब्रोमाइड वाला एग्जांपल बता रहे हैं, हमारे कंट्री में कम से कम अभी तक एडमिटेड केस कोई नहीं है जो कहे कि AI की वजह से ऐसा हो गया। मे बी टू अर्ली टू, पर अल्टीमेटली आएंगे तो ज़रूर। तो ये और डिस्क्लेमर वाली बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्लेमर है ही नहीं कहीं भी। अगर आप मान लो जैसे अब हर्ष ने इतने सारे एग्जाम्पल दिया, आप किसी की दवाई पूछ लो, उसमें डिस्क्लेमर कहाँ आता है? डिस्क्लेमर आना तो चाहिए ना, क्योंकि ये जो इसका जो ये कह रहा है इतना आपने जो डेटा भरा हुआ है अंदर, वो डेटा कहाँ का डेटा है? कहाँ का डेटा है? डेटा तो जरूरी, अब इंडिया में इतनी एथनिक वैरायटी है, हर तरह के लोग हैं, वन डेटा डजंट फिट ऑल द पॉपुलेशन। ये बहुत बड़ा सवाल चैलेंज आएगा, ये भी अंदर इसमें पढ़ने में आ रहा है कि भाई डेटा कहाँ का है, उस डेटा के हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया उसने, कल को गलत हो सकता है। तो ये डिस्क्लेमर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
तो ये अगेन कुछ चीजें जहाँ डायग्नोस्टिक के रिलेटेड टूल में आप लोगों को तंग करेंगे। वेरी राइट। ये प्रैक्टिकल सवाल है हम सबके लिए दिमाग में कि भाई अगर मेरे से गलती हो गई, मैंने अपने पेशेंट को डायग्नोसिस बना, हर्ष ने बढ़िया सा टूल दे दिया, मैंने डायग्नोस कर ली, तो कोई गड़बड़ हो गया तो कौन जिम्मेवार है? डेवलपर जिसने डेवलप किया, कि जिसने डिप्लॉय किया, कि जिसने यूज किया? तीन, जैसे ने बोला एलन मस्क वाली बात बोली, सही एग्जांपल था कि वो ड्राइवरलेस गाड़ी चली जा रही, ठोक दी किसी को, तो किसको पकड़ोगे आप? ड्राइवर तो है नहीं, एलन मस्क को पढ़ोगे, जिसने खरीदा था, जो चल रहा था, कौन है? अब यहाँ किसी ने बनाया, किसी और ने था, हॉस्पिटल ने खरीदा, फोर्टिस वालों ने, यूज मैडम कर रही है, अब कौन जिम्मेवार है? एक्चुअली मैडम, सबसे जो लैंडमार्क जजमेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट का है, जिसको हम दिन रात मेंशन करते हैं, जैकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जस्टिस लोढ़ा ने उसमें बहुत अच्छी कमेंट्री दी है। बहुत, दिस वाज ए ब्यूटीफुली रिटन जजमेंट, आई होप एवरीबडी मस्ट हैव रेड इट। उसमें उन्होंने एक कमेंट्री में एक पैराग्राफ लिखा है, उस पैरा में लिखा हुआ है कि सिंस सम रॉन्ग हैज अकर्ड, now it is a human tendency to blame somebody and to fix the responsibility on somebody. So mind it that you are the captain of the ship if you are a surgeon or a physician or a gynecologist, you are the overall in charge. If a monitor fails, if a Boyle's machine fails, anesthesia machine fails, ultimately responsibility lies with you, though you can be defended with all those AMCs, regular checkups, regular biomedical engineers comments, and regular, audit and all these things. But listen and listen carefully that you are responsible. So we might see there are different laws for the machines also, CDSCO, that is the body which decides and gives certification. But apart from all these certificates, even if they are correct, you cannot shrug your responsibility. You have to take, and ultimately the blame will come to you because it goes to the path of least resistance. Doctors are the most punching bags. तो आना आपके सिर पे है, जो भी काम करो धड़ल्ले से सोच समझ के करो, ये सोच करके कि ये केस आएगा, जैसे डॉक्टर अरुण ने कहा। इसमें क्या हमारे पास ना काउंसिल में बड़े केस आते हैं, चलो आप लोग बड़े सेटअप में काम करते हैं, अब छोटे नर्सिंगों में मान लो किसी पीडियाट्रिशियन ने बच्चों को एडमिट कर दिया, किसी ने कर दिया, समथिंग गोज रॉन्ग देयर, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? नर्सिंग होम ओनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द पर्सन हु इज एडमिटिंग एंड हु इज ओवरसीइंग द बेबी पेशेंट इज रिस्पॉन्सिबल, सब चीज़ों के लिए ये लॉ में लिखा हुआ है। अगर वहाँ का अगर आपका स्टाफ BMS है और BMS से गड़बड़ होगी ना, तो BMS को एम्प्लॉय करने वाला रिस्पॉन्सिबल है, एडमिट करने वाला रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत ग्लेयरिंग चीज़ है, पर ये लॉ में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो बात कर रहे हैं, अगर आप सब कुछ, कैप्टन ऑफ शिप कौन है? कैप्टन ऑफ शिप वही है। हमारे बहुत से केस आते हैं कि भाई नर्सिंग को एडमिट कर दिया था, ये फैसिलिटी थी, वो फैसिलिटी थी, डॉक्टर नहीं थे, ऑक्सीजन खत्म हो गया, एम्बुलेंस नहीं थी, अल्टीमेट इज कम्स ऑन कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट अगर आप हो, आपके अंडर एडमिट है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी योर स्टाफ इज क्वालिफाइड, योर इक्विपमेंट इज अवेलेबल, योर इमरजेंसी सर्विस इज अवेलेबल। ये इस लॉ में लिखा है, अच्छा है गलत है। Sir, one thing I would like to add here, regarding this AI-driven misdiagnosis, every doctor, hospital, and developer, everyone has their own responsibility. But how judiciary understand this, it depends on कि कोई act है नहीं. I request all the healthcare professionals, especially doctors, we should push the legislative body to as soon as bring some law, because if the law will not be there, we will be the culprit 95% of the time. That is the इसमें दूसरा एक सर, Coming to the responsibility, who is responsible? Whether doctor, whether hospitals, or whether the manufacturer. These things, AI is just a new thing, but this whole spectrum is not new. There is equipment, there was a hospital, there was a consultant, and the principle is same. Because you are a doctor, you have the responsibility to answer all these things, because patient has come to you, and especially in AI, most of the people, I'm from the beginning, and I'm learning this AI since last 1.5 years, and people are telling that with AI doctor will be replaced. और मुझे उसमें एक ही चीज़ मुझे समझ में आता है कि गूगल जब आया था ना, लगता था कि डॉक्टर रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, गूगल ने पेशेंट्स को डबल किया कंफ्यूज करके, और मुझे AI से मुझे लगता है था कि 5 टाइम करेगा, बिलीव मी, डोंट वरी, बट ऑलवेज रिमेंबर
that you are not going to be replaced. For every AI tools, you are in the center, and you are the final authority to accept whether the report or whatever the result has been given is correct or not. You are the final level person to level it. ये तो जैसे भी इन्होंने बताया सर ने, मैं एग्री करता हूँ। आजकल जीनोमिक्स का बड़ा चल रहा है ना, आप वो प्रिडिक्टिव जीनोमिक्स चल रहा है कि आप अपना जीनोमिक्स टेस्ट करा लीजिए, वो आपके जीन्स को टेस्ट करके बता देंगे कि आपको ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कार्डिक की या कैंसर की। अब उससे देखो, बात सही करें। अब वो नहीं पता था तो मैं बड़ा खुश हूँ। द मोमेंट आई रियलाइज कि मुझे हो सकता है तो मैं भाग भी रहा हूँ, तो वो हो सकता है सर सही कह रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाएंगे आपके, व्हेन दे नो कि दिस इज द अगेंस्ट पॉसिबिलिटी। तो ये एआई तो कुछ ना कुछ बता के जाएगा ही ना। इससे related, I want to share one case. I think 2 months back, one patient came from me. He was a son of bureaucrat from PMO. So he came with some scans and all. उन्होंने already किसी ENT surgeon को दिखा रखा था, उन्होंने उनको surgery advice की. So वो वाला पेपर मुझे नहीं दिखाया, बस he showed me the scans. I did endoscopy. So I advise कि आपकी septal correction with terminoplasty with functional endoscopic sinus surgery करनी चाहिए. And ऐसा नहीं है कि केवल medicine से nasal spray से आपको आराम आ जाएगा. You will get relief. You need to get operated. So that was I think 20-year-old kid. He said कि सर मुझे किसी senior surgeon ने मुझे बताया है कि ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला अच्छा किसने बताया, टेल मी द नेम, वी नो ऑल द ENTs स्पेशली इन दिल्ली NCR तो सबको जानते हैं। सो ही सेड सर एंड आई इंसिस्टेड, सो ही सेड कि सर फिर मदर ने बोला कि सर हमने AI पे देखा था। मैंने बोला AI पे कैसे देखा था? सो ही सेड कि सर हमने अपनी CT फिल्म्स डाली थी तो उस पर ऐसा आया था। सो देन आई काउंसिल्ड दैट पेशेंट। बेसिकली क्या होता है कि AI पे हम स्पेशली चैट GPT पे फिल्म डालेंगे, अगर 10 पॉजिटिव फाइंडिंग है सो दैट पर्टिकुलर चैट GPT पर्टिकुलरली 6 से 7 करेक्ट बताता है, लेकिन 3 मिस करता है। इनिशियल आई हैव ऑल्सो इनिशियली यूज दैट टू, स्पेशली जब इमरजेंसी में CT हम कराते हैं, ऑपरेट करना होता है पेशेंट को, उनके फिल्म्स फाइंडिंग देखने के लिए। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे थ्रू दिस कि एवरी डॉक्टर शुड नो द बेसिक्स ऑफ AI, और AI में कौन से टूल में कितना बेसिक एरर होता है, बिकॉज पेशेंट आ रहे हैं उससे। तो अगर इफ वी नो दैट हम बेटर काउंसिल कर पाएंगे, और बेसिकली ट्रस्ट के साथ साथ पेशेंट रिजल्ट्स भी बेटर होंगे उससे। दैट्स व्हाई वी ऑल शुड बी एटलीस्ट बी AI लिटरेट और AI एजुकेटेड। आई थिंक वो जो कह रहे हैं कि जो बहुत नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे, कन्फ्यूजन बढ़ेगा। आप तैयार रहो, एक बात मान के चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नेवर बीट नेचुरल स्टूपिडिटी। तो वो हमेशा रहेगी, तो उसके सामने मतलब नेचुरल स्टूपिडिटी भी ट्रस्ट करिए, वो आएगी, सिर्फ इसके दम पर नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि बस मैं एक लास्ट स्लाइड फिर क्वेश्चन ले लेते। सर ऐसा इसमें नहीं, मैं कह रहा हूँ AI को आप इतना बड़ा मान के, AI जैसे एक्सटेंशन, एक्सरे था, MRI था, वो भी थे ना। अब मेडिकल में हर जगह एक चीज में 2 ओपिनियन हो सकते हैं, हमें पता है। इफ यू चूज ऑप्शन A और B, एज लॉन्ग एज बोथ आर वैलिड, एक्सेप्टेबल मेडिकल रॉन्ग, बोलम टेस्ट दैट इज नो नेग्लिजेंस, बोलम टेस्ट, ठीक है, तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ता। अब लास्ट में AI से बड़ी एक चीज है, इसको दिख नहीं रहा, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। इमोशंस, देयर समथिंग मच बिगर देन AI व्हाट्स आल्सो। द कैपिटल ऑफ फ्रांस? पढ़ के सुना देता हूँ। चैट GPT से पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, उसने कहा पेरिस। माय वाइफ सेज इट्स लंदन। तो चैट GPT का दैट इज जियोग्राफिकल मिक्स अप, बट पेरिस इज करेक्ट, बट माय वाइफ इज नेवर रॉन्ग। उसने कहा ओके, द लंदन इज द कैपिटल ऑफ पेरिस। तो कुछ उससे बड़े भी है। तो आई थिंक मैंने तो शॉर्ट कर दिया, वो क्वेश्चंस ले लेते हैं, बहुत आगे बहुत लंबा था। ठीक है, तो AI से बढ़ के भी है घर में, AI से बढ़ के घर में है, वाइफ। और बीवी से बहस और घर तहस नहस, तो उसको मानना अगर पड़ा आपके कि कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं बाकी। हाँ, नहीं, कोड को इससे कोई मतलब नहीं, मेरे कोड को इससे कोई मतलब नहीं कहाँ जनरेटेड है। अगर कोड में आपने ट्रीटमेंट किया पहली बात, तो आपका ट्रीटमेंट है, ठीक है, चाहे वो आपने MRI फाइंडिंग से किया, एक्सरे से किया, कहीं से किया हो, जो आपने ट्रीटमेंट दिया है, दैट ट्रीटमेंट हैज टू बी very beneficial, that should be acceptable medical community, acceptable by the medical a fraternity. reasonable doctor is reasonable doctor who is has knowledge in that science, उसके बराबर होना चाहिए। हमारी कोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास केस आते हैं, हम क्या करते हैं, हम 5 लोग होते हैं जूरी, हम उस जैसे मान लो गायनिक एक्सपर्ट को बैठा देते हैं कि मैडम आप इस केस को देख लो। अगर 5 में से एक डॉक्टर भी ऐसा करता जो उसने किया,
जो एलिगेशन था कि गलत है, तो हम छोड़ देते हैं। अब 5 के 5 कहेंगे नहीं करना है तो गड़बड़ है। तो जो आपने ट्रीटमेंट दिया कहीं से वो आप जिम्मेवार हो उसके लिए, वो आपकी मेडिकल कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल, आपको रेफरेंस देनी पड़ेगी, एक्सेप्टेबल है जी, चाहे एआई से कहीं से लाओ। आई थिंक अरुण, सर समझे नहीं, ये बात एआई की है ही नहीं ना। आप ये अच्छा ये बताओ, एक डायग्नोसिस आपने क्लिनिकल डायग्नोसिस ट्यूबरकुलोसिस की कर दी, ठीक है, कोई सवाल पूछे एक्सरे से करी तो एक्सेप्टेबल है कि नहीं? ये आपके टूल्स हैं, अल्टीमेटली बेटर डायग्नोसिस टूल है, बट ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्सिबल आप हैं। वो कोर्ट एआई नहीं पूछेगा, तो आपने डॉक्टर साहब कहा तो आपने बोला मैंने इसलिए इलाज किया, उसका रेफरेंस दिखा दो कि भाई डॉक्टर ऐसा करते हैं, एक्सेप्टेबल है। हाँ भाई, देखो ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो होता है ना, दोनों चीज सकती हैं। आपने एक चीज, एक्ट ऑफ कमीशन क्या है कि जो चीज नहीं करनी थी आपने कर दी। भाई एआई से चीज मिली, एआई से डायग्नोस हुआ, आपने नहीं करनी थी कर, अदर वे राउंड, नहीं करनी थी कर दी, और करनी थी नहीं करी, वो ओमिशन हो गया। वो तो हजारों सिनारी हो सकते हैं। दो जो केस मैंने पहले बताए थे, जो जिसको 12 घंटे एमआई होना था, सपोज आपने नहीं किया, उसको हो गया, तो इसी चीज आप ग्रे नहीं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं ना। अल्टीमेटली यू विल हैव टू एक्सप्लेन। अगर आप एआई में घुस रहे हो तो आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि एक अलग चैलेंज है उसका कि उसने कहा जी हो सकता है, और आप मान लो उसका फर्स्ट लेडी वाला केस था, बोन मैरो आपने कर दिया, ल्यूकीमिया निकला नहीं और कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, और गए है? हाँ, अल्टीमेटली जो भी आप यूज कर, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आई थिंक वी शुड नॉट मिक्स अप टू थिंग्स। एआई का बहुत सिंपल तरीका ये है कि भी उसके कानून है नहीं आज की तारीख में, उसकी कोई लॉ अभी है नहीं, इधर उधर के लॉ से हम बड़ा उनको गवर्न कर रहे हैं, आईटी एक्ट है, डीपीडीपी एक्ट है, उन सब से। बट बेसिक थिंग व्हाट ही इज कंसर्न एंड व्हाट एवरी डॉक्टर इज कंसर्न इज नेग्लिजेंस। उस नेग्लिजेंस के कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे अभी डॉक्टर अरुण ने बताया एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, फिर उसके अंदर ड्यूटी है, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, उस ड्यूटी से डैमेज हुआ है। इफ ऑल द कंपोनेंट्स दे आर मेट विद, देन ओनली यू आर नेग्लिजेंट वेदर यू आर फॉलोड एआई और नॉट। बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, गूगल के कौन से लॉ बने हुए, यही तो आ गया, गूगल के भी तो लॉ नहीं बने ना, लॉ तो किसी के भी नहीं है। अल्टीमेटली वॉट एवर इट इज योर क्लिनिक, मेडिसिन इज नॉट साइंस, इट इज मोर ऑफ आर्ट। आर्ट है ना, अगर आप पेशेंट को समझाते हो तो आप 4 चीज इकट्ठे करके बताते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे है तो ग्रे मैटर, कॉमन सेंस मैटर करता है। आपको हमारी कोर्ट में बताना पड़ेगा डॉक्टर साहब आपने डिसीजन क्यों लिया। हाँ, हम कन्विंस है तो मान जाएंगे। और कन्विंस कैसे करोगे सर, ये स्टैंडर्ड तरीका है, कुछ डॉक्टर ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, मान लिया जाएगा। तो यही तरीका चलता है, क्योंकि ज्यादा ग्रे एरियाज है यहाँ पे, पर यू शुड बी एबल टू कन्विंस इट। One more thing that I want to say that is very important in the area of AI is deepfake. Most of the people think that it is useful for other things, but is really a painful things for medical. कि आपके जो डाटा हैं, आपके जो रिपोर्ट हैं, that can be manipulated in a such a way कि आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगे कि हमने लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसा हो सकता तो है, बस आपके वीडियोस फेक बनाए जा सकते हैं। इसमें जो बल्कि मैंने कुछ दिन पहले ना चैट जीपीटी में अपना मैं रिज्यूमे फर्स्ट टाइम बना रहा था, मैंने अपना पर्सनल था मेरा, मैंने उसमें डाला कि मैं ऐसे करता हूँ, मेडिकल कंसल्टेंट, 4000 केस किए हैं फलाना दिमाग का, मेरा बना दो। उसने पता नहीं कौन कौन से अवार्ड ऐड कर दिया, मैंने सुने ही नहीं नाम, इंटरनेशनल अवार्ड, ये अवार्ड वो अवार्ड। अब मैंने कहा ये कौन से अवार्ड आ गए, क्रिएट ही कर दिए, खुद ही क्रिएट कर दिए, विनर ऑफ फलाना अवार्ड, दिमाग अवार्ड। वो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा खतरनाक काम है, मेरे साथ हुआ है, फिर उसको सारा डिलीट करना पड़ा। मैंने कहा ये तो मरवाने वाला काम है। और अभी मैं उस दिन मेरा अपोलो में लास्ट सैटरडे मेडिकल लीगल पे लेक्चर था, तो मेरे को ये बता, उस दिन मैंने नया टॉपिक ये था कि अगर आपको लॉयर का नोटिस मिल जाए, इसके बाद कैसे प्रोसीड करना है। तो जो ये फिएस्टा है ना, फिएस्टा मैंने 3 जगह डाला सेम क्वेश्चन कि वी गेट ए नोटिस फ्रॉम ए लॉयर एंड हाउ टू प्रोसीड। एक जेमिनी था, एक चैटजीपीटी, एक और था मेरे ख्याल से, तीनों के आंसर ऑलमोस्ट सेम, अच्छे बड़े आंसर, कई कई पेजेस के। फिर मैंने देखा ध्यान से, इसमें अगर 10 पॉइंट मेरे पास हैं डॉक्टर को सेव करने के कोर्ट में, 5 पॉइंट उसमें मिसिंग थे। अल्टीमेट उसमें भी क्या आएगा जो डाला गया है, कुछ चीज़ डाली नहीं जाती। अल्टीमेटली क्या भाई, ये क्या है, एआई और गूगल में क्या फ़र्क है कि एआई 10 गूगल के उसको पकड़ लेगा, उनकी समरी बना के दिखा देगा आपको, पर वो हैगन होगा नहीं तो डालेगा कहाँ से। इट्स नॉट समथिंग इंटेलिजेंस, इट्स लाइक ए रिसर्च एंड कंपाइलिंग ऑफ थिंग्स। ठीक, हमेशा इसका ध्यान रखना पड़ेगा, गलतियों की चांसेस बहुत हैं, परप्लेक्सिटी वगैरह ठीक है जहाँ वो नॉन सोर्स होता है, पर जो ओपन है सोर्स है वो कुछ भी कर देगा आपको खुश करने के लिए। आई थिंक कुछ और क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो बहुत लेट चल रहा है। आई थिंक ऑर्डर तो
मैंने थोड़ा सा ही हमारी प्रेजेंटेशन को 40 मिनट की थी, मैंने 20 पे कर दिया। ये सवाल ना मैंने हर्ष से पूछा था वहां पे, सबसे पहला सवाल मेरा ये था, मैंने उसमें मैंने इसको पूछा था, मैंने कहा इसकी ना ये बता कॉपीराइट का क्या चक्कर है ना। मैंने कहा अगर मैंने वीडियो बना के डाल दी, छोड़ दो, मैंने किसी से बना के डाल दी, कॉपीराइट का चक्कर क्या है। तो इनका ये कहना था, इनको पकड़ ले। इन्होंने कहा था जितने भी एआई टूल्स हैं उनसे जनरेटेड कोई भी हर चीज कॉपीराइट फ्री है। ये पूछो मतलब नहीं सर सब नहीं। चलो एक बार इसको फाइनली थैंक यू वेरी मच ऑल थ्री, ग्रेट इंटरेक्शन, थैंक यू जी। ठीक है बैठो, थैंक यू सर। ये ले।